हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है हमारा। इस लेसन में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाएगा, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2.4। और दोस्तों, लेसन का नाम क्या है? जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा लेसन का नाम चल रहा है परमाणु संरचना। दोस्तों, आज के लेक्चर में यानी लेक्चर 2.4 में हम देखेंगे आगे की तरफ और क्या होता है कि कैसे अगले टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोटॉन की खोज। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में यानी 2.3 में हमने क्या देखा हुआ था? हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे करी जाएगी, और लास्ट में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद हमने ये देखा था कि E/m का मान क्या होता है। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज करने वाले हैं। सो दोस्तों, प्रोटॉन की खोज करने के लिए सभी को पता है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन की खोज में इस तरीके से एक फिगर बनाया हुआ था, और इस नली को हम लोग दोस्तों क्या बोलते थे? विसर्जन नली बोलते थे। कैसी नली? विसर्जन नली। किसकी विसर्जन नली? कांच की विसर्जन नली। सो दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? कांच की विसर्जन नली। सो दोस्तों, इसके लिए हम क्या देखेंगे? देखते हैं नीचे की तरफ, और पहले थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं विसर्जन नली क्या है। कांच की एक विसर्जन नली है। इसमें हमने एक साइड पर एनोड लगाया हुआ है। एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और एक साइड पर कैथोड लगाया हुआ है। लेकिन कंडीशन क्या है? कैथोड कैसे होने चाहिए? छिद्रित। छिद्रित का मतलब होता है ऐसे कैथोड हो जिनमें क्या होने चाहिए? होल्स होने चाहिए। ठीक है, छिद्रित कैथोड होने चाहिए। कैथोड कैसे होते हैं? माइनस होते हैं। अब दोस्तों हमने ये लगा दिया, और उस विसर्जन नली में क्या लगा हुआ है? वैक्यूम पंप लगा हुआ है, यानी अंदर की हवा को हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। सो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है गोल्डस्टीन के द्वारा। यानी ये काम किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन के द्वारा छिद्रित कैथोड लगी विसर्जन नली में। यानी ठीक है, क्या है? गोल्डस्टीन ने क्या बताया? आप छिद्रित कैथोड लगाइए और एक विसर्जन नली होनी चाहिए। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया कि छिद्रित कैथोड लगी विसर्जन नली में किसी गैस का कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराने पर कुछ किरणें उत्पन्न होती हैं। यानी गोल्डस्टीन ने यह बताया कि आप एक विसर्जन नली लीजिए, लेकिन उसमें कैथोड कैसा होना चाहिए? छिद्रित होना चाहिए। अब आप क्या करिए? किसी भी गैस का बहुत कम दाब पर आप क्या कराइए? विद्युत विसर्जन कराइए। मतलब उनके बीच क्या करिए? हाई वोल्टेज दीजिए। ठीक है, जब आप विद्युत विसर्जन कराएंगे तो कुछ किरणें उत्पन्न होती हैं। अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं। जो कैथोड के छिद्रों में प्रवेश करके कैथोड के पीछे के छिद्र पर ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। यानी ऐसी किरणें उत्पन्न होती हैं जो कैथोड के छिद्रों में प्रवेश करके, ये कैथोड हैं, इनमें क्या है? छिद्र हैं। अब ऐसी किरणें जब आप इसमें विसर्जन नली में क्या करेंगे? हाई वोल्टेज देंगे, तो ऐसी किरणें उत्पन्न होंगी जो कैथोड के छिद्रों में प्रवेश करेंगी, और कैथोड के छिद्रों के पीछे क्या करेंगी? ताप दीप्ति को उत्पन्न करेंगी। यानी वहां पर ताप बढ़ जाएगा और एक चमक उत्पन्न होगी। ठीक है, सो कैथोड के छिद्रों के पीछे प्रवेश करती हैं, या कैथोड के छिद्रों से होकर कैथोड के पीछे ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। सो दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, और दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अतः डब्ल्यू वाइन, ये क्या है? ये एक साइंटिस्ट है, हमारे पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? डब्ल्यू वाइन एक साइंटिस्ट है। डब्ल्यू वाइन ने ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया? कि ये किरणें, यानी ये वाली जो किरणें हैं जो कैथोड के छिद्रों में प्रवेश करती हैं, ये किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। यानी ये किरणें किन कणों से मिलकर बनी हुई हैं? धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं। जब दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तो जो कैथोड किरणें होती थी वो किन कणों से मिलकर बनती थी? वो दोस्तों बनती थी हमारी ऋणावेशित कणों से मिलकर। लेकिन ये वाली जो किरणें हैं, ये किरणें किससे मिलकर बनी हैं? ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं।
तथा जे थॉमसन, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, तथा जे थॉमसन ने इन किरणों को क्या नाम दिया? धन किरणें कहा। कैसी किरणें कहा? धन किरणें। धन किरणें क्यों कहा? क्योंकि ये किन से मिलकर बनी हुई हैं? धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। सो इसीलिए इन किरणों को नाम क्या दिया गया? धन किरणें। तथा इन धन किरणों को हम एक नाम और देते हैं, वो नाम क्या है दोस्तों? कैनाल किरणें। यानी कैसी किरणें? कैनाल किरणें। अब दोस्तों ये तो हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है, उसको हम कैसे समझेंगे। किया क्या? हमने कांच की एक विसर्जन नली लिया, गोल्डस्टीन जी ने बताया कि छिद्रित कैथोड लगी, आप कांच के विसर्जन नली लीजिए, फिर आप उसमें क्या करिए? विद्युत विसर्जन कराइए। तो कुछ ऐसी किरणें उत्पन्न होंगी जो कैथोड के छिद्रों से होकर कहां जाएंगी? कैथोड के पीछे जाकर ताप दीप्ति उत्पन्न करेंगी। फिर हमको क्या पता चला कि डब्ल्यू वाइन ने बताया ये जो किरणें हैं वो अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब जब धनावेशित कणों से मिलकर बनी है तो इन किरणों को हम धन किरणें भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इन धन किरणों को एक नाम और दिया गया, वो नाम क्या है दोस्तों? कैनाल किरणें। सो दोस्तों यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये दोस्तों किरणें जो आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? वो यहीं से तो आ रही होंगी, यानी एनोड से ही तो आ रही हैं किरणें। जब ये एनोड से आएंगी तभी तो कैथोड के छिद्रों में प्रवेश करेंगी। इसीलिए चूंकि ये एनोड की तरफ से आ रही हैं तो इन किरणों को हम क्या कहते हैं? एनोड किरणें। कैसी किरणें कहते हैं? एनोड किरणें कहते हैं। अब दोस्तों ये किरणें कहां से आ रही हैं? ये किरणें इस साइड से आ रही हैं और इधर क्या दिया हुआ है? इधर दिया हुआ कैथोड, यानी इन किरणों को हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। यानी ये किरणें कैसी हैं? चूंकि ये कैथोड की तरफ से आ रही हैं तभी इनको हम क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। और ये किरणें कहां से आ रही हैं? एनोड की तरफ से आ रही हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? एनोड किरणें कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि प्रोटॉन की खोज में हम धन किरणें या कैनाल किरणें क्या होती हैं यह आसानी से समझ चुके हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखेंगे कि धन किरणें या कैनाल किरणें के गुण क्या होते हैं। सो दोस्तों बढ़ेंगे, देखते हैं और इनके गुणों को देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैनाल किरणों के गुण क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कैनाल किरणों की प्रकृति क्या होती है। यानी जैसे हमने ये देखा था कि कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, फिर हमने क्या देखा था कि कैथोड किरणों की प्रकृति क्या होती है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट गुण लिखे हुए हैं। क्या होते हैं ये गुण? कि लिखा हुआ है पहला गुण, ये किरणें, कौन सी किरणें? कैनाल किरणें। कैनाल किरणें या धन किरणें भी हम इनको बोल सकते हैं कि ये किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि सर जो कैनाल किरणें होती हैं वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। क्यों समझ में आया? क्योंकि हम इनको धन किरणें भी कहते हैं। आप कैथोड किरणों को ऋण किरणें भी कह सकते हैं। इसी प्रकार क्या करते हैं कि कैनाल किरणों को हम धन किरणें भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है? लिखा हुआ है ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अब फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है ये भी दोस्तों हमने बात किया हुआ था, लेकिन कहाँ बात किया हुआ था? ये दोस्तों हमने बात करी थी अपने लेक्चर नंबर 2.3 में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लेक्चर नंबर 2.3 ओपन करेंगे तो वहां से ये पता चल जाएगा कि फोटोग्राफिक प्लेट को ये कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा हुआ है कि ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इन किरणों का वेग कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि हम आपसे पूछें कि कैथोड किरणों का वेग ज्यादा होता है कि कैनाल किरणों का वेग ज्यादा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर कैनाल किरणों का जो वेग होता है वो कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होता है। यानी कैनाल किरणों का वेग कम होता है और कैथोड किरणों का वेग ज्यादा होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन किरणों की भेदन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको यहां से क्या पता चला कि ये जो कैनाल किरणें हैं इनकी जो भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता का मतलब होता है आर पार जाने की प्रवृत्ति। भेदन क्षमता जो है वो कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। ये भेदन क्षमता होती तो है,
कम होती है। ये नहीं कहा है कि बिल्कुल नहीं होती है, कम होती है। कम का मतलब होता है कि कैथोड किरणें क्या है, इस वाले इसको भेद कर आर पार जा सकती हैं, बहुत ही जल्दी चली जाएंगी, लेकिन कैनाल किरणें जो हैं वो इतनी जल्दी भेद कर आर पार नहीं जा पाएंगे, बल्कि आर पार जा सकती हैं। यानी भेदन क्षमता जो है वो क्या है, इनकी कम होती है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कैनाल किरणों के गुण आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। दोस्तों, टॉपिक आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि कैनाल किरणों की प्रकृति क्या होती है। जैसा कि सभी को पता है कि कैनाल किरणें क्या होती हैं, धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं, यानी हमें पता है, इतनी बार सर ने हमको ये बताया है कि कैनाल किरणें धन किरणों से मिलकर कैनाल किरणें धन कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसीलिए इनको हम धन किरणें भी कहते हैं। यानी कैनाल किरणें क्या होती हैं, धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। सो पहला पॉइंट तो सबको पता होगा। दोस्तों, अगला पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आंख और कान दोनों खोलकर सुनेंगे और देखेंगे। क्या देखना है हमको कि कैनाल किरणों के लिए E/m का मान नियत नहीं रहता है। नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कैथोड किरणों के लिए हमने क्या बताया था, E/m का मान जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। लेकिन कैनाल किरणों में क्या देखा गया कि कैनाल किरणों के लिए E/m का मान नियत नहीं होता है। अगर नियत नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, बदलेगा। अगर बदलेगा तो क्या होगा, अर्थात कैनाल किरणों के लिए E/m का मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न गैसों के लिए कैसा होता है, भिन्न भिन्न, यानी जो कैनाल किरणें हैं उनके लिए गैसों के हिसाब से उनके E/m का मान होता है। कैथोड किरणों के लिए क्या था, कैथोड किरणों के लिए आप कोई भी गैस ले लीजिए, उसके लिए E/m का मान क्या था, फिक्स था। लेकिन कैनाल किरणों के लिए अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग E/m का मान होता है। सो दोस्तों, देख लेते हैं, एक गैस के लिए देख लेते हैं कि E/m का मान क्या आएगा जो आपके सिलेबस में है। सो दोस्तों, हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, और पहले इसको हटा देंगे। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे वो सारी की सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगी। दोस्तों, वो हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, जैसा सभी को पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करना है और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में या कोई डाउट है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखेंगे कि कैथोड किरणों कैनाल किरणों के लिए E/m का मान कैसे चेंज होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, हमने लिख लिया है हाइड्रोजन के धनावेशित कण यानी H+ के लिए हमको E/m का मान निकालना है। अब दोस्तों, धनावेशित कण की बात कर रहे हैं तो धनावेशित का मतलब होता है H के ऊपर कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। अगर ऋणावेशित की बात करेंगे तो माइनस हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित नहीं होते हैं। सो हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे, हाइड्रोजन क्या है, आपकी एक गैस है। हाइड्रोजन के धनावेशित कण यानी H+ के लिए दोस्तों m का वैल्यू क्या होता है, यानी द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम। और दोस्तों, इस पर जो H+ पर जो आवेश होता है, और आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल e से डिनोट करते हैं। सो आवेश का मान क्या होता है, 1.602177 × 10⁻⁻19 कूलम। हमको मान किसका निकालना है, E/m का मान निकालना है। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो इसके लिए E/m का मान निकालेंगे, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर क्या लिखा हमने, E/m इज इक्वल टू, E का वैल्यू कितना है, 1.602177 × 10⁻⁻19। ये किस में है दोस्तों, कूलम में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लिए, तो ये कितना है, 1.6726 × 10⁻⁻24। ये किस में है दोस्तों, ग्राम में है। अब दोस्तों, हमको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है,
सो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, E अपॉन M इज इक्वल टू 1.6021777 अपॉन 1.6726 इंटू 10 की पावर -19 इंटू, जब 10 की पावर 24 ऊपर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 24। और दोस्तों हमको ये भी पता है गुणे में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। कब जुड़ेंगी, जब उनका बेस क्या होगा, समान होगा। जब बेस समान होगा तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, E अपॉन M इज इक्वल टू, दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा उसको देख लेते हैं। सो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.9578। अब दोस्तों जब आप क्या करेंगे, गुणे में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसको और क्या लिख सकते हैं, E अपॉन M इज इक्वल टू 0.9578 इंटू 10 की पावर 24 में 19 जाएगा, कितना बचेगा, तो सबका आंसर क्या होगा 9 5 14, यानी कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा। ठीक है, सो हमने क्या कर लिया, इस तरीके से इसको लिख लिया। फिर हमने फॉर्मूला बताया था, क्या था, दरी और बधाई, यानी दाईं तरफ जाने पर पावर क्या होती है, ऋणात्मक में बढ़ती है, और बाईं तरफ जाने पर पावर क्या होती है, धनात्मक में बढ़ती है। सो दोस्तों हम किधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो पावर किस में बढ़ेगी, ऋणात्मक में बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दायां साइड होता है और ये बायां साइड होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E अपॉन M इज इक्वल टू 9.578 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -1 क्यों किया, क्योंकि जब हम इधर जाएंगे तो पावर किस में बढ़ेगी, ऋणात्मक में बढ़ेगी। सो दोस्तों इसको करेंगे, देखेंगे क्या आएगा, E अपॉन M इज इक्वल टू 9.578 इंटू 10 की पावर 5 प्लस -1 क्यों किया, क्योंकि गुणे में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब इनको जोड़ेंगे सो दोस्तों जब 5 से 1 जाएगा तो क्या होगा, 4 ही तो आएगा। सो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, E अपॉन M इज इक्वल टू 9.578 इंटू 10 की पावर 4 कूलॉम प्रति ग्राम। तो दोस्तों यहां से हमने क्या निकाल लिया, E बाई M का मान निकाल लिया। सो दोस्तों हमने ये देखा कि कैनाल किरणों की प्रकृति क्या होगी, इसके हिसाब से हमने ये देखा कि इनके लिए E बाई M का मान हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, और हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, धनावेशित कण के लिए E अपॉन M का मान क्या होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो दोस्तों जैसा कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक दोस्तों हमने मेंशन कर लिया हुआ है और हमने फिगर भी बना लिया है, इसको पढ़ेंगे। सो टॉपिक का नाम हमारा क्या है दोस्तों, नाभिक की खोज। यानी हमको किसकी खोज करनी है, नाभिक की खोज करनी है। दोस्तों अभी हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, इस वीडियो में हमने प्रोटॉन की खोज करी है, और अभी हम न्यूट्रॉन की भी खोज करेंगे। लेकिन अब पहले किसकी खोज कर लेते हैं, नाभिक की खोज कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नाभिक की खोज के साथ इसको एक नाम और देते हैं, उसका नाम क्या है, अल्फा प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, इसको स्कैटरिंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग, ठीक है। अब प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना या फैलाव, ठीक है। सो ये क्या होता है और कैसे अल्फा का प्रकीर्णन होगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप फिगर बना हुआ देख रहे हैं, इसको समझ लेंगे। इसमें हम क्या लेते हैं, पहले एक स्क्रीन लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो राउंड शेप में है इसको बोलते हैं स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्दा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या ले लेते हैं, एक रेडॉन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रेडॉन। और हमको पता है रेडॉन से क्या निकलती हैं, अल्फा किरणें। अब दोस्तों एक समय के लिए आप ये फॉयल भूल जाइए, ये आप ये समझिए यहाँ पर कोई फॉयल नहीं लगी हुई है। हालांकि इस फॉयल का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फॉयल, यानी इसको बोलते हैं स्वर्ण की पतली पन्नी, ठीक है। इसको स्वर्ण की पतली पन्नी, स्वर्ण मतलब सोना, सोने की पतली पन्नी बनाई जाती है, ठीक है। सो करना क्या है, जब रेडॉन से अल्फा किरणें निकलती हैं, जब रेडॉन से अल्फा किरणें निकलती हैं तो क्या होगा, इसकी अनुपस्थिति में, ठीक है, इसकी अनुपस्थिति में वो क्या करेंगी, पर्दे पर पड़ेंगी। किसकी अनुपस्थिति में, गोल्डन फॉयल की अनुपस्थिति में क्या करेंगी, पर्दे पर पड़ेगी। तो वहां पर कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, वो चीजें क्या होंगी, इन चीजों का दोस्तों हम अध्ययन करने वाले हैं। सो दोस्तों पहले हम लिखा हुआ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है। लिखा हुआ है दोस्तों, रदरफोर्ड ने
किसने? रदरफोर्ड ने। मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है रदरफोर्ड ने, यानी किसने बात करी? रदरफोर्ड ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? कि रेडॉन यानी आर्यन से निकलने वाली अल्फा किरणें, जो हमने अभी बात कराई, जब स्वर्ण की पतली पन्नी पर पड़ती हैं यानी गोल्डन फॉयल पर पड़ती हैं, तो वह प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर यानी इस वाले पर्दे पर कई स्थानों पर चमक उत्पन्न करती हैं, जिससे निम्न निष्कर्ष निकाले गए हैं। यानी यहां पर यह बताया गया कि जो रेडॉन से निकलने वाली जो अल्फा किरणें हैं, जब आपके स्वर्ण की पतली पन्नी पर पड़ती हैं तो वो कई स्थानों पर क्या उत्पन्न करती हैं? चमक उत्पन्न करती हैं। उससे कई सारे निष्कर्ष निकाले गए। वो निष्कर्ष क्या है दोस्तों? वो सारे के सारे निष्कर्ष हमने नोट्स में लिखे हुए हैं, वहां से आप नोट से देख सकते हैं कि वो निष्कर्ष क्या है। सो उन निष्कर्ष को हम लिखेंगे नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, पॉइंट वाइज उसको समझ लेते हैं कि क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं। सो दोस्तों, पहला निष्कर्ष ये निकाला गया कि जब रेडॉन से अल्फा किरण इसकी अनुपस्थिति में यानी गोल्डन फॉयल की अनुपस्थिति में पर्दे पर पड़ती है, तो वो पर्दे पर केवल कुछ स्थानों पर चमक उत्पन्न करती है। यानी जब गोल्डन फॉयल नहीं होगा या स्वर्ण की पतली पन्नी नहीं होगी, तो जो रेडॉन से अल्फा किरणें निकलेंगी वो केवल कुछ स्थानों पर पर्दे पर क्या करेंगी? चमक उत्पन्न करेंगी। लेकिन क्या बताया गया? रेडॉन से निकलने वाली अल्फा किरणों के बीच में हम क्या रख दें? पर्दे, और अल्फा किरणों के बीच में हम क्या रख दें? गोल्डन फॉयल, यानी स्वर्ण की पतली पन्नी अगर रख दी जाती है तो वो पर्दे पर कई स्थानों पर चमक उत्पन्न करती है। पहला निष्कर्ष ये निकला। पहला निष्कर्ष क्या था दोस्तों? निष्कर्ष ये था कि जब रेडॉन से अल्फा किरण जो निकलती है, अगर स्वर्ण की पतली पन्नी को हटा लिया जाएगा तो वो केवल कुछ स्थानों पर चमक उत्पन्न करेगी। लेकिन अगर स्वर्ण की पतली पन्नी लगा दिया जाए तो वो क्या करेगी? वो कई स्थानों पर चमक को उत्पन्न करती है। दूसरा निष्कर्ष क्या है दोस्तों? अब दोस्तों, जब अल्फा किरण इस स्वर्ण की पतली पन्नी पर पड़ती है, यानी जब अल्फा किरण स्वर्ण की पतली पन्नी पर पड़ेगी, तो कुछ किरणें जो होती हैं वो स्वर्ण की पतली पन्नी को भेद कर आर पार चली जाती हैं। यानी जब ये गोल्डन फॉयल, सपोज कर लेते हैं ये स्वर्ण की पतली पन्नी है, यहां से हमने अल्फा किरण डाली। जब अल्फा किरण यहां गई तो कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो इसके आर पार निकल जाती हैं। कैसे निकल जाती हैं? आर पार, यानी इसको भेद देती हैं। अगर कोई भी चीज आर पार निकल जाती है तो इसका मतलब वहां पर क्या है? खोखला है। क्या खोखला है? परमाणु। यानी यहां से यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। अब आर पार कैसे निकलेंगे? सपोज कर लेते हैं ये है, ठीक है। अब यहां पर तो कुछ नहीं है, सपोज कर लेते हैं ये यहां पर तो कुछ नहीं है, ये पूरा भाग क्या है? खोखला। अब जैसे अल्फा किरण यहां से आई तो यहां से अगर सीधी निकल गई तो इसका मतलब ये वाला भाग जो है वो कैसा है? खोखला है। अगर खोखला ना होता, ठोस होता, तो अल्फा किरण आती, यहां टकराती, तो कोई जरूरी नहीं थी कि बाहर आर पार निकल जाएगी। यानी दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? कुछ अल्फा किरणें क्या करती हैं? गोल्डन फॉयल्स के आर पार निकल जाती हैं, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा निष्कर्ष क्या निकाला गया? तीसरा निष्कर्ष ये निकाला गया कि कुछ अल्फा किरणें, यानी कुछ अल्फा किरणें क्या होती हैं? धातु की पतली पन्नी से विक्षेपित हो जाती हैं, यानी अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित का मतलब क्या होगा? जैसे सपोज करते हैं यहां से अल्फा किरण आई और इस पर पड़ी और अपने मार्ग से विक्षेपित हुआ, मतलब इसको सीधा जाना चाहिए था, कुछ इस तरीके से जाने लगी। अब दोस्तों देखिए, यहां से गई, सीधी जाने चाहिए थी लेकिन सीधी नहीं गई, अपने मार्ग से क्या हो गई? विक्षेपित हो गई। विक्षेपित का मतलब जिस मार्ग से जाना चाहिए था उस मार्ग से नहीं गई, बल्कि अपना रास्ता वो क्या कर गई? रास्ता बदल लिया।
जब मार्ग से विक्षेपित हो जाती है तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा है, धनावेशित है। दोस्तों इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा है, धनावेशित। यानी अब ये धनावेशित हो गया। अल्फा किरण क्या है, अल्फा किरण जब इस पे पड़ी तो अपने मार्ग से विक्षेपित हुई, मतलब इसको सीधा जाना चाहिए था, कुछ इस तरीके से चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा है, धनावेशित है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं और कुछ अल्फा किरणें। चौथा निष्कर्ष क्या है, कुछ अल्फा किरणें 90 डिग्री से अधिक के कोण पर विक्षेपित हो जाती हैं। यानी 90 डिग्री कितना होना चाहिए था सर, 90 डिग्री लगभग ये होना चाहिए था। ये क्या है, ये 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री से अधिक के कोण पर क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। अब अधिक कोण पर विक्षेपित हो रही है तो इसका मतलब परमाणु के केंद्र में कोई ऐसा भाग है जो अत्यंत दृढ़ है या कठोर है। दृढ़ क्या बोलते हैं, दृढ़ को ही हम कठोर बोलते हैं। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब कुछ अल्फा किरणें जाती हैं और 90 डिग्री के अधिक के कोण पर क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, इससे दोस्तों यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा है, कठोर है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यानी परमाणु का नाभिक क्या है, परमाणु का नाभिक कैसा होता है, कठोर होता है। और परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। और परमाणु का केंद्रीय भाग दोस्तों कैसा होता है, कठोर होता है या दृढ़ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं नाभिक की खोज कैसे करी गई यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। करना क्या था, रेडॉन लिया, रेडॉन से अल्फा किरण निकली। अब अल्फा किरण जब निकली तो कुछ ऐसी किरणें होंगी जो क्या हो जाएंगी, इसके आर पार चली जाएंगी। जब गोल्डन फॉयल के आर पार चली गई तो उन किरणों के हिसाब से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, सर यहाँ पर परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, खोखला है। अब कुछ किरणें क्या होंगी, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाएंगी। मार्ग से विक्षेपित हुई, इसका मतलब परमाणु के केंद्रीय भाग में ऐसा कण है जो कैसा है, धनावेशित है। फिर कुछ निष्कर्ष ऐसा निकला, इससे क्या पता चला हमने ये देखा कि कुछ किरणें ऐसी हैं जो 90 डिग्री के अधिक के कोण पर क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा है, दृढ़ है या कठोर है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं नाभिक की खोज कैसे हुई ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, और टॉपिक हमारा क्या है, न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 4 लाइनों में कवर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। सो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि न्यूट्रॉन की खोज 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। यानी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है या बहुत ही सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है न्यूट्रॉन की खोज, यानी हमको न्यूट्रॉन की खोज करनी है। लिखा हुआ है दोस्तों चैडविक ने, यानी किसने करी, चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर, किस प्रकार के तत्व पर, बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। यानी चैडविक ने किस पर बमबारी कराई, बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की क्या कराई गई, बमबारी कराई गई। बमबारी कराने पर एक प्रकार की भेदी किरणें, भेदी किरणें दोस्तों क्या होती हैं आपको पता है, जो भेद कर आर पार चली जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, भेदी किरणें। यानी चैडविक ने यह बताया कि बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों के जब हम बमबारी कराते हैं तो एक प्रकार की क्या निकलती हैं, भेदी किरणें निकलती हैं। चैडविक ने इन किरणों का अध्ययन करके यह बताया कि ये किरणें अति सूक्ष्म उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं। किस प्रकार के कणों से मिलकर बनी हैं, उदासीन कणों से मिलकर बनी हैं। और दोस्तों हमने न्यूट्रॉन के बारे में आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, ये बताया था कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन कण होते हैं, तथा इन्हीं अति सूक्ष्म उदासीन कणों को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं या किससे व्यक्त करते हैं, n से व्यक्त करते हैं। या इसको कैसे लिखेंगे, 0 n 1, ये क्या 0 n 1, इस तरीके से न्यूट्रॉन को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं न्यूट्रॉन की खोज कैसे करी गई ये आपको समझ में आया होगा। इसका ओवरव्यू एक बार फिर से देख लेते हैं। करना क्या था दोस्तों, बेरिलियम लिया, बेरिलियम पर हमने किसकी बमबारी कराई, अल्फा कणों की बमबारी कराई।
जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाएगी तो एक प्रकार की भेदी किरणें निकलेंगी। यही भेदी किरणें किन कणों से मिलकर बनी होती हैं? उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं। और दोस्तों इन्हीं उदासीन कणों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको कैसे व्यक्त करते हैं? 0 n 1 से व्यक्त करते हैं। सो दोस्तों यहां पर एक सिंपल सी रिएक्शन ले ली। रिएक्शन क्या है? ये कौन सा तत्व है? बेरिलियम। दोस्तों ये क्या होता है? यहां पर जो लिखा होता है वो होता है परमाणु क्रमांक, और ये क्या होता है? परमाणु भार होता है। तो दोस्तों बेरिलियम लिया, बेरिलियम तत्व पर हमने क्या करा? अल्फा कण की जब बमबारी कराई, यानी 2He4 की जब बमबारी कराई गई, तो यहां से क्या प्राप्त हुआ? आपको कार्बन प्राप्त हुआ, यानी 6C12, और न्यूट्रॉन मिल गया, यानी 0 n 1 आपको क्या हो जाता है दोस्तों? प्राप्त हो जाता है। कैसे देखेंगे? 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा, यानी न्यूट्रॉन के नीचे कितना रहेगा? इसका परमाणु क्रमांक 0 रहेगा। ठीक है, अब 9 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। 9 और 4 को जोड़ते हैं 12 आता है कि 13 आता है? 13 आता है। 9 और 4 कितना होता है? 13। लेकिन कार्बन का तो परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, यानी जो बचा हुआ 1 है वो कहाँ जाएगा? न्यूट्रॉन के पास जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं न्यूट्रॉन की खोज कैसे करी गई ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।